हेलो दोस्तों, आज मैं हूँ आपका दोस्त एंड होस्ट ऑफ दिस ब्रांड न्यू शो एंड चैनल जिसका नाम है बुक टॉक्स विद धनुष। सो गाइस, आज हमारी शुरुआत एक बड़े नॉवेल से होने जा रही है। ये एक ऐसा नॉवेल है जिसमें लव, रोमांस, सस्पेंस, हॉरर, ड्रामा, थ्रिलर, डिटेक्टिव और बहुत सारा इंटरेस्ट से भरा हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ यक्षिणी एक राज इस नॉवेल की। बहुत ही सुंदर स्टोरी लाइन है, कैरेक्टर्स है, उनके इमोशंस और भी बहुत कुछ सुनने के लिए मिलेगा आप सभी को इस माध्यम से। ये स्टोरी मिस्टर आनंद उषाबोरकर जी के द्वारा लिखी गई है। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका और मुझे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी मिल रहा है उनका कहानी पढ़ने और मेरे इस न्यू यूट्यूब चैनल में कुछ बदलाव लाने में। ऑल्सो गाइस, मैं भी एक राइटर हूँ और मैंने अभी तक 12 सोलो बुक्स लिखे हैं। रिसेंटली मैंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है एक दूजे के वास्ते, जो अभी पब्लिश हो चुकी है। आपको मेरे ये बुक अमेज़ॉन और गूगल में मिल सकते हैं। बट डोंट वरी, आई शैल प्रोवाइड माई बुक लिंक ऑन दिस यूट्यूब चैनल डिस्क्रिप्शन so that all my dear book readers can buy it, go through it and also give me reviews on Amazon itself about what changes I can make to my upcoming books. Also can suggest me too. So, my dear readers, what are we waiting for? Let's begin with our story यक्षिणी एक राज। इसीलिए कहते हैं ना कि कुछ बातें अनसुनी, कुछ बातें अनकही, ये है एक राज, क्योंकि ये है यक्षिणी एक राज। चलो फिर चलते हैं उस दौर में जहाँ से ये चालू हुआ था। ये है यक्षिणी एक राज। चैप्टर 1, मैं यक्षिणी तेरी मौत। रात के 2 बज रहे थे और विराट मेघालय और आसाम बॉर्डर के बीच पड़ने वाली किश्नोई नदी को पार कर रहा था। दूर दूर तक अंधेरा छाया हुआ था। एक गहरे सन्नाटे में किश्नोई नदी को घेर कर रखा हुआ था और उसी नदी के ऊपर काले बादल मंडरा रहे थे, जिन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल वो बरसने वाले थे। नदी में घुटनों तक पानी था जो धीमे रफ्तार से बहाए जा रहा था। विराट के एक हाथ में मोबाइल का टॉर्च था तो दूसरे हाथ में साइकिल का हैंडल। विराट पैदल पैदल मोबाइल के टॉर्च की रोशनी के सहारे नदी पार कर ही रहा था कि तभी उसका मोबाइल बजने लग जाता है। विराट फोन उठाते हुए कहता है, हाँ वन्ना, बोलो। मोबाइल के अंदर से एक औरत की आवाज़ सुनाई देती है। कहाँ तक पहुँचे आप जी? किश्नोई नदी तक पहुँच गया हूँ वन्ना। बस ये किश्नोई नदी पार की और फिर मैं सीधे तुम्हारे पास। वन्ना के घबराते हुए आवाज़ सुनाई देती है। क्या क्या कहा? किश्नोई नदी पार कर रहे हो आप? और नहीं तो क्या, अब तुम्हें तो पता ही है कि बंगलामुडा गांव से रोंकामुचा गांव जाने का एकमात्र का यही रास्ता है और वो भी नदी पार करके जाना पड़ता है। आपको इतनी रात में वापस नहीं आना चाहिए था, ग्रेवयार्ड कोठी में ही रुकना चाहिए था। आपको पता है ना, नदी के पास वो घूमती है। विराट हैरानी के साथ पूछता है, वो घूमती है मतलब? आपको सब पता है, पर फिर भी आप जानबूझकर ऐसे बोल रहे हो ना। माँ जी ने बताया ना कि नदी पार करते वक्त उसका नाम नहीं लेना चाहिए, वरना वो सच में आ जाती है। वंदना, तुम भी ना कहाँ माँ की बातों में आ गई। लगता है माँ ने तुम्हें भी यक्षिणी की कहानी। विराट अपनी बात पूरी करता उसके पहले ही वंदना घबराते हुए कहती है, चुप हो जाओ जी। हे काली माँ, मेरे पति की रक्षा करना और अनजाने में उनसे जो अनर्थ हुआ है उसके लिए माफ़ करना। अब यह कभी उसका नाम नहीं लेंगे। विराट हंसते हुए कहता है, क्या वन्ना, तुम भी ना, ये यक्षिणी वक्षिणी कुछ नहीं होती, समझी तुम। ये सब बस मनगढ़ंत बातें हैं जो गांव वालों ने बनाई हैं और कुछ नहीं। आप नहीं मानते तो मत मानिए, पर मैं तो मानती हूँ। आप जल्दी से आ जाइए बस। हाँ वन्ना, आ रहा हूँ, बस ये नदी तो पार कर लूँ पहले। अच्छा, मैं रखती हूँ। अरे ऐसे कैसे? तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ भूल रही हो? मैं भूल रही हूँ? क्या भूल रही हूँ?
यक्षिनी के बारे में याद रख सकती हो, लेकिन ये याद नहीं रख सकती कि आज हमारी शादी की सालगिरह है। ओफो, गलती हो गई जी, माफ कीजिएगा। आपकी फिक्रों में मैं तो भूल ही गई थी। विराट मुंह बनाते हुए कहता है, अब भूल गई थी तो उसकी सज़ा तो मिलेगी तुम्हें। सज़ा के लिए तैयार रहना, वरना प्यार से पूछती है। अच्छा, तो क्या सजा देंगे आप? तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम्हें आज रात भर जागना पड़ेगा, वरना शर्मा जाती है और शर्माती हुई कहती है, आप भी ना कैसी कैसी बातें करते हैं। अरे अब अपनी पत्नी से ऐसे बातें नहीं करूँगा तो मैं किससे करूँगा। ठीक है, आप आ जाइए, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आना। वरना फ़ोन कट कर देती है और विराट वापस से नदी पार करने लग जाता है। अभी विराट ने एक दो कदम आगे बढ़ाए ही थे कि तभी उसको पानी में पायल बजने की आवाज़ सुनाई देती है। विराट को लगता है कि उसके पीछे से कोई लड़की भागती हुई निकली हो। पायल की आवाज़ सुनकर विराट जहाँ पर था वहीं पर रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखने लग जाता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो सिवाय अंधेरे के उसे कुछ दिखाई ही नहीं देता। उसके पीछे कोई नहीं था। ये वंदना भी ना यक्षिनी का नाम लेकर मेरे मन में उसका वहम डाल दिया और वही वहम डरा रहा है अब मुझे। और वैसे भी मैं खुद उस यक्षिनी से मिलना चाहता हूँ। बड़े चर्चे सुने हैं उसके, सुना है बड़ी खूबसूरत है। इतना कहकर विराट वापस से आगे बढ़ने लग जाता है। विराट मुश्किल से अभी एक दो कदम चला ही था कि तभी उसे नदी के किनारे पर एक काला साया दिखाई देने लग जाता है। उस काले साये को देखकर विराट के कदम अपने आप थम जाते हैं। साये को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे विराट का ही इंतज़ार कर रहा था। काले साये के पास से पायल के बजने की आवाज़ और चमेली के फूल की खुशबू आ रही थी। विराट के हाथ पैर कपकपाने लग गए थे। विराट डरते हुए कहता है, कहीं वंदना की बात सच तो नहीं थी, ये यक्षिनी तो नहीं। विराट उस साये को इतना डर गया था कि उसका पूरा चेहरा पसीने से लथपथ हो गया था। विराट के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। उसका दिल जोरों से धड़कने लग गया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। विराट डरते हुए कहता है, कौन है? कौन है वहाँ पर? कोई जवाब नहीं आता है। सन्नाटा अभी भी छाया हुआ था। विराट अपनी मोबाइल का टॉर्च उस काले साये पर मारने लग जाता है। जब उस टॉर्च की रोशनी उस काले साये पर पड़ती है तो विराट देखता है कि वो काला साया किसी और का नहीं बल्कि एक लड़की का था। नदी के किनारे पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की थी, जिसकी उम्र करीब 24 साल और लंबाई 5 फीट 2 इंच थी। उसकी लंबी सी गर्दन, गुलाबी से ओठ, बाल खुले हुए जो उसके कमर तक आते थे, उसका गोरा बदन और उसी गोरे बदन पर उसने काली साड़ी पहन रखी थी। वो लड़की किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी मर्द उसका रूप देखकर अपनी हदों का भूलकर उसके बाहों में मदोश होना चाहे। वो लड़की अपनी हाथ से विराट को इशारा करते हुए पास बुलाती है। उस लड़की को देखकर विराट भूल गया था कि यक्षिनी जैसे कोई चीज़ भी होती है। विराट अपनी साइकिल को वहीं पे छोड़ देता है और जल्दी जल्दी उस लड़की के पास जाने लग जाता है, जैसे उसके बदन में कोई आग लगी हो। विराट उस लड़की के पास जाकर उससे धीरे से पूछता है, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या नाम है तुम्हारा? लड़की अपने चेहरे पे मुस्कान लाते हुए कहती है, नाम में क्या रखा है? जो रखा है काम में रखा है। कैसा काम? लड़की विराट के हाथों में देखते हुए कहती है, वही काम जो तुम घर पर जाकर अपनी पत्नी के साथ करने वाले थे। तुम उसे आज रात भर जगाना चाहते थे ना? क्या तुम मुझे नहीं जगाओगे? उस लड़की की आंखों में एक नशा सा था जिसे देखकर विराट सब कुछ भूल गया था।
ऐसे लग रहा था जैसे वो उसके वश में आ गया हो। विराट भी उस लड़की की आंखों में देखते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें आज रात क्या, कल परसों नरसों हमेशा जगा कर रखूँगा, कभी नहीं सोने दूंगा तुम्हें। इतना कहते ही विराट उस लड़की को अपने सीने से सटा लेता है। और अगले ही पल दोनों नदी के रेत पर निर्वस्त्र पड़े हुए थे। दोनों के जिस्मों के गर्मी से रेत उनके शरीर पर चिपक गई थी। उस लड़की के बदन में से चमेली के फूलों की खुशबू आ रही थी। लड़की नीचे थी और विराट उसके ऊपर। विराट के माथे की पसीने की बूंद ये साफ जाहिर कर रही थी कि वो थक चुका था और उसके बदन की सारी ताकत खत्म होने वाली थी। पर उस लड़की का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी कुछ हुआ ही नहीं था। उसके अंदर की प्यास अभी नहीं बुझी थी। विराट अपनी चरमोत्कर्ष अवस्था में पहुंचने वाला था और कुछ ही पलों में वो उस लड़की के बदन पर ध्वस्त होने वाला था। तभी उसकी नज़र उस लड़की के वक्ष पर पड़ती है और वो देखता है कि उस लड़की के वक्ष पर धीरे धीरे झुर्रियाँ आने लग गई थी। उसकी हाथ पैरों के नसें बाहर निकलने लगी थी। उसके बाल काले से सफ़ेद होने लगे थे। देखते ही देखते वो लड़की अचानक से बूढ़ी औरत में तब्दील हो जाती है। ये सब देखकर विराट की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसका गर्म बदन अचानक से ठंडा पड़ गया था। विराट कांपते हुए कहता है, कौन हो तुम? वो लड़की धीरे से कहती है, मैं यक्षिणी, तेरी मौत। ये सुनकर विराट के रोंगटे खड़े हो जाते और वो झट से उससे दूर हटने लगता है। पर उसी वक्त यक्षिणी उसे अपने दोनों हाथों में पकड़ कर लेती है और कहती है, अभी कहाँ जा रहे हो प्रियता? मेरी प्यास अभी बुझी नहीं है। तुम तो मुझे कल परसों नरसों हमेशा तक जगाना चाहते थे ना? क्या हुआ? थक गए या डर गए मेरा असली रूप देखकर? विराट उसका खौफनाक चेहरा देखकर इतना डर गया था कि कुछ नहीं बोल पा रहा था। उसको यक्षिणी की आंखों में खुद की मौत नजर आ रही थी। यक्षिणी गुस्से में कहती है, वासना की प्यास में तू ये भूल गया कमीने कि तेरी पत्नी वंदना तेरी घर पर इंतज़ार कर रही है और तू यहाँ पर मेरे साथ? तो मर्द कभी एक स्त्री से प्यार कर ही नहीं सकते। तुम्हारी हवस कभी ख़त्म ही नहीं होने वाली। इतना कहकर यक्षिणी अपना हाथ विराट के सीने पर रखती है। यक्षिणी के लंबे लंबे काले नाखून थे जो चाकू की तरह प्याले थे। विराट डरते हुए कहता है, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, जाने दो मुझे। जाने ही तो दे रही हूँ। भोली बहन टूला, भोली बहन टूला। इतना कहकर यक्षिणी अपना हाथ विराट के सीने के अंदर घुसा देती है और उसी वक्त जोर से काले बादल गरजने लगते हैं और बारिश होने लगती है। विराट के शरीर का खून नाखूनों के सहारे यक्षिणी के शरीर में जाने लगता है। जैसे जैसे खून यक्षिणी के शरीर के अंदर जा रहा था, वो वापस से जवान होती जा रही थी। यक्षिणी वापस से अपने पुराने रूप में आ गई थी और विराट का शरीर सूखकर सफ़ेद पड़ गया था। उसके अंदर खून की एक बूंद तक नहीं थी, पर उसके धड़कनें अभी भी चल रही थी। यक्षिणी अपना मुंह विराट के कान के पास लेकर जाती है और फुसफुसाते हुए कहती है, राम रो न राम रो, राम रो न राम रो। इतना कहकर यक्षिणी अपना खून से सना हाथ विराट के सीने से बाहर निकलने लग जाती है। जैसे ही यक्षिणी अपना हाथ विराट के सीने से बाहर निकलती है, विराट अपना दम तोड़ देता है, क्योंकि यक्षिणी के हाथ में
विराट का दिल था जो सिकुड़ चुका था। अगले ही पल यक्षिनी विराट का दिल लेकर गायब हो जाती है, ठीक उसी तरह जिस तरह बारिश की बूंदें होती है। टाइपराइटर के बटन दबने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। एक आदमी जो कि कोट पैंट पहना हुआ था, एक बंद कमरे में सफ़ेद टाइपराइटर के ऊपर टाइप कर रहा था। उस आदमी ने बड़ा सा गोल चश्मा पहना हुआ था। कमरे के अंदर चारों तरफ बुक शेल्फ रखी हुई थी, जिनमें करीब 1000 से भी ज़्यादा किताबें जमी हुई थी। टेबल के ऊपर ही एक ऐश ट्रे थी, जिसमें कुछ आधी जली तो कुछ पूरी जली सिगरेट और ऐश रखी हुई थी। लेखक खुद से कहता है, चलो ये भाग तो पूरा हुआ, अब दूसरे भाग में वंदना अपने पति की मौत का बदला लेगी, साथ में यक्षिनी की अभिशाप का पता लगाएगी और उसे इस अभिशाप से मुक्ति दिलाएगी। रीडर्स को बहुत दुख होगा विराट की मौत से, पर क्या करे, मौतें होंगी तभी तो हॉरर कहानी आगे बढ़ेगी। इतना कहकर लेखक एक सिगरेट जलाता है और उसके कश खींचते हुए अपने मोबाइल से किसी को फ़ोन करने लग जाता है। फ़ोन के अंदर से उबासी लेते हुए आवाज़ सुनाई देती है, हेलो कौन? हाँ हेलो जगदीश, वो मैं बोल रहा था कि कहानी तैयार हो गई है। अच्छा सर, आप हैं? क्या कहा आपने? कहानी तैयार हो गई? ये तो बहुत अच्छी बात है सर, पर बुरा मत मानिएगा सर, ये बात आप मुझे सुबह भी बता सकते थे। इतनी रात हमें कॉल करने की क्या ज़रूरत थी? लेखक सिगरेट का कश खींचते हुए कहता है, क्या कहा? इतनी रात में? आखिर अभी वक्त ही क्या हुआ है? बस लेखक ने इतना ही कहा था कि तभी उसकी नज़र उसके वॉच पर पड़ती है और वो देखता है कि रात के 3:05 हो रहे थे। लेखक अपनी गलती महसूस करते हुए कहता है, अरे 3 बज गए, इतनी रात हो गई, मुझे तो पता ही नहीं चला, मुझे तो लगा अभी 9-10 बज रहे होंगे। कोई बात नहीं सर, मैं समझ सकता हूँ, आप इतनी लगन के साथ कहानी लिखते हैं कि आपको वक्त का एहसास ही नहीं होता। हाँ ये तो है, देखना जब ये किताब आएगा तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रात रात कर जाग कर ये कहानी लिखी है मैंने। वो तो होनी है सर, आखिर आपकी कहानी में जान होती है, इतनी जान कि सोए हुए मुर्दों को भी जगा दे और उनको भी कहानी सुनने के लिए मजबूर कर दे। वैसे अभी जो कहानी आपने लिखी है उसका नाम क्या है? कहानी का नाम है यक्षिनी एक राज। मोबाइल के अंदर से एक हैरानी की आवाज़ सुनाई देती है, क्या कहा सर? यक्षिनी? हाँ यक्षिनी, क्या हुआ, तुम इतने शॉक्ड क्यों हो? सर मैंने सुना है ये जो यक्षिनी है ये आपके गांव के पास जो कृष्ण नदी है ना, वहाँ पर घूमा करती है और मर्दों के साथ वो सब, यानी वही सब करके उन्हें मार देती है। तो सर आपको डर नहीं लगता जिस गांव में यक्षिनी घूमती है वहीं पर रह के कहानी लिखकर? अगर यक्षिनी ने आपको कुछ कर दिया तो? जगदीश, यक्षिनी इतनी बुरी नहीं होती जितना गांव के लोग और तुम सब समझते हो। मतलब ये कि यक्षिनियाँ बहुत अच्छी होती है, इतनी अच्छी कि दूसरों के खुशी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए। पर कभी कभी ज़िंदगी में कुछ ऐसा घटना घटती है कि आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। कैसी घटना सर? मैं कुछ समझा नहीं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये ब्रह्मांड में अनेक लोक हैं जिसमें देवी देवताओं, सुर असुर, राक्षसों का वास होता है। इन सभी लोगों की दूरी पृथ्वी से अलग अलग है। कहा जाता है कि इन सभी लोकों में विष्णु लोक सबसे ऊपर है और सबसे निचला लोक यक्ष, यक्षिनियों और अप्सराओं का है जो पृथ्वी से सबसे नज़दीक है। उस लोक के देवी देवताओं की पूजा करने से वो देवी देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं। जगदीश बोल पड़ता है, ऐसा क्यों सर? उस लोक की देवी देवता इतना जल्दी प्रसन्न क्यों होते हैं? क्योंकि लगातार ठीक दिशा और समय पर मंत्र की साधना करने से
उन देवी देवताओं तक तरंगे जल्दी पहुंच जाते हैं। यक्ष यक्षिणियों से के लोक में से ही एक यक्षिणी द्वापर युग के अंत में पृथ्वी पर आई थी, जिसको एक अभिशाप मिला था, एक ऐसा अभिशाप जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। कैसा अभिशाप सर? आप किस अभिशाप की बात कर रहे हैं और उसे ये अभिशाप किसने दिया था? एक दूसरे लोक से पृथ्वी पर आई यक्षिणी को अभिशाप मिला था। आखिर क्या था वो और किसने दिया था? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।